बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। रूसी फ़ज़ाई हमले की वजह से यूक्रेन में क़यामत सुगरा का सा समा, ये है वो मौजू जिस पे आज इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। 29 दिसंबर यानी जुम्मतुल मुबारक के रोज़ तकरीबन पिछले 2 साल से जारी ये जो रूस और यूक्रेन की जंग है, तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर इस 2 साला जंग में कहते हैं कि सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला किया गया है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 160 मिज़ाइल बैक वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर दागे गए हैं। और इस हमला के बारे में जो यूक्रेनी सदर हैं उन्होंने भी बड़ी हैरानी का इजहार किया और कहने लगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़ज़ाई हमला नहीं देखा जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो मिज़ाइल एक दफ़ा में फ़ायर किए गए हों। रूस ने अपने इस फ़ज़ाई हमले के लिए जो उसके अहदाफ थे उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ था और फिर बैक वक्त इन सारे अहदाफ पर हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि ये हमला ज़मीनी, समुंदर और फ़ज़ा मतलब तीनों अतराफ़ से यूक्रेन पर किया गया है। इस बड़े हमले के लिए रूस ने इस मरतबा हाइपर मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और X-220 मिज़ाइल, ये X-220 मिज़ाइल वो हैं जिनको के किसी चीज़ से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये वो सारे मिज़ाइल हैं जो कि इस वक्त रूस ने अपने इस बड़े फ़ज़ाई हमले में इस्तेमाल किए हैं। पोलैंड की दिफाई अफवाज के कमांडर के मुताबिक यूक्रेन पर फायर किए जाने वाले बाज़ मिज़ाइल तो पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद से भी गुज़रे हैं। ये जो आप यूक्रेन का नक्शा देख रहे हैं, इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये हमला तकरीबन पूरे यूक्रेन पर किया गया है, क्योंकि हमला की ज़द में आने वाले शहरों में जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव और अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो दूर पोलैंड की सरहद के नज़दीक लोवोव, जिसको लवीव भी कहते हैं, ये शहर भी शामिल है जहाँ पे ये हमला किया गया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये हमला तकरीबन पूरे यूक्रेन पर किया गया है। रूस के अहदाफ में जो हैं वो अहम फ़ौजी तनसीबात के अलावा सिविल तनसीबात भी शामिल थीं और काफ़ी हिलाकतों और बहुत सारे ज़ख्मियों की भी इत्तलात मिल रही हैं। रूस के इस बड़े फ़ज़ाई हमला की चंद वजूहात जो मुमकिन तौर पर लगती हैं कि क्यों उसने ये हमला किया है, उन वजूहात में एक तो ये हो सकती है कि चंद रोज़ कबल ही यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने हमला करके रूस के एक टैंक बरदार बहरी जंगी जहाज़ को तबाह कर दिया था। इसी तरह अमेरिका की तरफ से जो गुज़श्ता सालों में मंजूर की गई मदद थी यूक्रेन के लिए हथियारों और गोला बारूद की, उसकी आखिरी शिपमेंट भी रवाना कर दी गई थी। इस हमले के ज़रिए रूस ने ये पैगाम भी वाज़े तौर पर दे दिया है कि रूस की फ़ौजी क़ुव्वत को कमतर न समझा जाए और 2 साल की जंग के बाद भी रूस की फ़ौजी क़ुव्वत बड़े हमले करने की सकत या ताकत रखती है। इसी तरह रूस ने बड़ा फ़ज़ाई हमला करके अमेरिका को भी ये पैगाम दे दिया है कि उसकी तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो दिफाई निज़ाम दिया गया था, तो रूस ने ये हमला करके बताया है कि वो इस जो अमेरिकी दिफाई निज़ाम जो उसने यूक्रेन को अपनी दिफा के लिए दिया था फ़ज़ाई हमलों के ख़िलाफ़, वो उसको भी बेअसर साबित कर सकता है। हमले की इत्तला मिलते ही सदर अमेरिका जो कि इस वक्त अपनी सालाना छुट्टियों पर हैं, उन्होंने अपने एक बयान में रूस के इस फ़ज़ाई हमला की सख्ती से मज़म्मत की है और कांग्रेस पर फिर दबाव डाला है कि रूसी ताकत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जो फ़ौजी इमदाद दरकार है उसके लिए कांग्रेस मंजूरी दे। वाज़ेह रहे कि सदर बाइडन ने कांग्रेस को यूक्रेन की मदद के लिए 60 बिलियन की मदद का मुतालबा लिख कर दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुतालबे को मंजूर करे। अब मसला ये है कि कांग्रेस में
جو صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی اکثریت نہیں ہے، بلکہ مخالف پارٹی جو ریپبلکن ہے ان کی اکثریت ہے، اور وہ یہ اس مطالبے کو منظور کرنے میں ابھی تک رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس حملے کے بعد پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے طور پر تحقیق کریں گے، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ روس نے جو فضائی حملہ کیا ہے اور اس کے میزائل جو ہیں وہ پولینڈ کی فضائی حدود سے گزرے ہیں، تو پھر اس بارے میں ضروری کارروائی بھی کی جائے گی۔ اب جہاں تک زمینی جنگ کا تعلق ہے تو اس وقت روس کا جو پلڑا ہے وہ کافی بھاری ہے۔ مشرقی اور جنوبی محاذ دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جنگ جاری ہے، اور شنید یہ ہے کہ روسی افواج روزانہ ہی کچھ نہ کچھ علاقہ مزید فتح کر رہی ہیں۔ اب یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت شمال کی طرف یہ جو شہر کپیانسک ہے جو کہ ایک انتہائی اہم علاقہ ہے، اور پھر اگر آپ جنوب کی طرف نیچے آتے ہوئے دیکھیں تو باخموٹ اور آڈیوکا شہروں میں بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے، اور ان تینوں جگہوں پر روس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب نئے سال میں یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا انحصار بہت سارے عوامل پر بھی ہے۔ امریکہ میں بھی صدارتی انتخاب ہونے ہیں، اور اسی طرح روس میں بھی صدارتی انتخابات ہونے ہیں، اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکہ کی ایک اور اسٹیٹ ہے مائن، اس نے بھی جو صدر ٹرمپ جو اس وقت صدر بائیڈن کے مد مقابل ہیں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار، تو اس اسٹیٹ نے بھی صدر ٹرمپ کو نااہل کر دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ جو دو اسٹیٹس ہیں ان کی سپریم کورٹس نے یہ فیصلے کیے ہیں، اور اس وجہ سے اس وقت امریکہ میں بھی خاصی جو ہے وہ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مزید اسٹیٹ سامنے آ جاتی ہیں تو پھر جو امریکہ کی مین سپریم کورٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جنوری میں بہرحال یہ انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو روس میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں وہ کیا صورتحال سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ جو دو پولیٹیکل ایونٹس ہونے ہیں انہوں نے اس جنگ پہ بہرحال بہت گہرا اثر چھوڑنا ہے۔ ابھی اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی واضح طور پہ تجزیہ پیش کیا جا سکے۔ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اب آئندہ کیا صورت بنتی ہے اس کے لیے ہم انتظار کریں گے، اور جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی اس سے پھر آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔